हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। करते रहिए भाई, डेली आप कुछ ना कुछ तैयार करते रहिए, कुछ ना कुछ डेली पढ़िए। एक आध हेडिंग तो डेली तैयार ही करिए। चलिए बच्चों, आज की इस कड़ी में जो है हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स का सेकंड चैप्टर है, जिसमें ये इसका जो है फोर्थ लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए हर साल पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, कोलोराउंस का नियम क्या है। सबसे पहले ये पूछा जाता है कोलोराउंस का नियम क्या है, उदाहरण सहित बताइए। एक तो ये पूछा जाता है और साथ में इसके दो अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं। लॉन्ग में अगर पूछा जाएगा तो कोलोराउंस का नियम और साथ में दो अनुप्रयोग पूछे जाएंगे, और अगर कम नंबर में पूछा जाएगा तो जैसा पूछा जाएगा वैसा आपको लिखना है। तो चलिए इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं कि कोलोराउंस का नियम होता क्या है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने तैयार नहीं किया होगा तो अभी ये आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आएंगे। तो चलिए देखते हैं कोलोराउंस का नियम होता क्या है। देखो भाई, अगर हम कोलोराउंस के नियम की बात करें तो इसमें कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई हमारा सेल है, अर्ध सेल है, और उस अर्ध सेल में हमने भाई हमारा इलेक्ट्रोड है, तो एक इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड होगा तो जाहिर सी बात है वो कहाँ डूबा होगा, किसी जलीय विलयन में डूबा होगा। तो जो जलीय विलयन हमारा होगा कोई विद्युत अपघट्य होगा, क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो अब अगर हम बात करें यहाँ कोलोराउंस के नियम की, तो कोलोराउंस का नियम क्या कहता है कि अनंत तमता पर, यानी कोई चीज हम डाले हैं तो उसकी डायल्यूशन कितना है, अनंत है, बहुत कम से कम डायल्यूट है, मतलब अनंत तन तक। कितना तन है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। यानी मान लो एक बाल्टी में थोड़ा सा नमक पड़ा, यानी इतना डायलूट है। डायलूशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि पानी ज्यादा हो, जैसे मान लो पानी में नमक घोल रहे हो तो पानी बहुत ज्यादा हो और नमक ना के बराबर हो, तो उसे अनंत, यानी कम से कम कितना डायल्यूशन किया जा सके। तो वही कहा गया कि अनंत तमता पर किसी विलयन की जो मोलर चालकता हो, किसकी भी विलयन की बात करोगे ना, कहाँ धनायन ऋणायन मिलेगा, विलयन में मिलेगा। तो किसी अनंत तमता पर किसी विलयन की जो मोलर चालकता होती है उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के योग के बराबर होता है। बस यही आपको बताना है कि अनंत तमता पर किसी विलयन की मोलर चालकता ना बता पाओ तो तुल्यांकी चालकता बता देना। अनंत तमता पर किसी विलयन की जो तुल्यांकी चालकता होती है उसके धन आयनों और ऋण आयनों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर अगर अनंत तमता पर बात करें तो अनंत तमता पर ये हमारा लैम्डा हो जाएगा, और ये हमारा मोलर चालकता की बात कर रहे हैं तो यम लिख देंगे, और अनंत तमता पर कर रहे हैं तो इनफाइनाइट का निशान लगा देंगे। भाई अनंत तमता पर किसी विलयन की जो मोलर चालकता है, यम लगा दिए ना, मोलर चालकता। अब होगा क्या, उसके धन आयनों, भाई ये जो है क्या आयनों, ये धन आयनों, और प्लस उसके ऋण आयनों, अनंत तमता पर ही उसके ऋण आयनों के योग के बराबर होता है। भाई अगर हम मोलर चालकता की बात कर रहे हैं अनंत तमता पर, तो इसके धन आयनों इसके ऋण आयनों अनंत तमता पर योग के बराबर होता है। समझ में आ गया? इसको आप ऐसे लिख सकते। देखो भाई, अगर आप NaCl की बात कर रहे हैं, किसके, NaCl, तो NaCl की अगर आप अनंत तमता पर इसकी मोलर चालकता की बात कर रहे हैं तो ये इसके धन आयनों, भाई धन आयन ये होगा अनंत तमता पर, और इसका ऋण आयन ये होगा अनंत तमता पर योग के बराबर होता है। याद हो जाएगा कि नहीं? नहीं याद होगा? अरे याद करने में क्या है, सीधा सीधा लिखो कि NaCl कौन है, विलयन में घोला गया है। अनंत तमता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयनों की, ये कौन है, NaCl कौन, इलेक्ट्रोलाइट्स है, विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य कौन होते हैं, और जिसको जल में डालने पर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए वही तो विद्युत अपघट्य बोला जाता है। तो भाई अनंत तमता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है, कौन सी चालकता है, मोलर चालकता है, उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के योग के बराबर होता है। बस इसमें और कुछ रटना है, कुछ रटना उठना नहीं है, बस इतना आपको देना है कि भाई कि अनंत तमता पर किसी विद्युत अपघट्य विलयनों की जो मोलर चालकता होती है, न मोलर चालकता आए तो तुल्यांकी चालकता बोल सकते हो, कि उसकी जो तुल्यांकी चालकता होती है अनंत तमता पर उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के योग के बराबर होता है। याद हो गया? चलो ये याद हो गया होगा। तो पहला सबसे पहले यही पूछा जाता है कि कोलोराउंस का नियम क्या है, उदाहरण सहित बताओ। दूसरी बात, इसके अनुप्रयोग पूछे जाते हैं, तो चलिए इसका अनुप्रयोग भी देख लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले अगर हम इसके अनुप्रयोग की बात करें
देखो जब भी कोलराउंस का नियम पूछा जाएगा तो अनुप्रयोग जरूर पूछा जाएगा। तो अनुप्रयोग में आपको दो अनुप्रयोग मैं बता दे रहा हूँ। वैसे तो एक ही लिख दोगे काम चल जाएगा, लेकिन अब जैसा क्वेश्चन होगा वैसा लिखना पड़ेगा। तो पहला अनुप्रयोग हमने दिया है वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। क्या ज्ञात करने में? वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। अब ये वियोजन की मात्रा क्या होती है? तो वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हो? अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। भाई किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, भाई हमारे जो मोलर चालकता है, किसी भी सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, यानी एक तो फिक्स हो गया कि अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता और दूसरा किसी भी सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, दोनों के अनुपात को, यानी अनंत वाले को और किसी भी सांद्रता वाले के, दोनों के मोलर चालकताओं के अनुपात को ही हम वियोजन की मात्रा या वियोजन की कोटि कहते हैं। समझ में आ गए? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वियोजन की मात्रा बराबर किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता बटे अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। इसी को आप फार्मूले में अगर लिखना चाहें तो भाई अल्फा बराबर, भाई ये आपका लैम्डा एम हो जाएगा, डेल एम, जिसे हम भाई एम मतलब मोलर चालकता है और किसी भी सांद्रता पर है, और इसी को नीचे आप भाई ये आपका डेल एम इनफाइनाइट बना देंगे। ऊपर वाले में इनफाइनाइट नहीं बनाएंगे, किसी भी सांद्रता पर ये हो जाएगा, और नीचे इनफाइनाइट बना देंगे क्योंकि इसकी जो मोलर चालकता होगी वो अनंत तन्यता पर होगी। तो दोनों के अनुपात को ही वियोजन की मात्रा या वियोजन की कोटि कहा जाता है। समझ में आया ना? बस यही फार्मूला है और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई ना? कुछ नहीं करना है, अल्फा बराबर डेलम अपान डेलम इनफाइनाइट कर देना है। अब ये डेलम क्या है? डेलम भाई किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता है, और ये डेलम इनफाइनाइट जो है अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता है। इतना समझ में आ गया? ये जो आपका डेल और ये एम ऊपर सी लिखा है, तो इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो भाई डेल एम और ये सी, यहाँ पर सी लगाया गया है, मतलब किसी भी सांद्रता पर, इसको आप बता सकते हैं किसी सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता, मोलर चालकता। भाई यहाँ सी लिखा गया है तो किसी भी सांद्रता पर, और अगर डेल एम इनफाइनाइट लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा अनंत तन्यता पर विलयन की मोलर चालकता। भाई अनंत तन्यता पर विलयन की मोलर चालकता। समझ में आ गया होगा? ये दोनों क्या है, और अल्फा जो है वियोजन की मात्रा है ही है। समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये आपके वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में कोलराउंस का नियम का उपयोग किया जाता है। चलिए इसका दूसरा प्रयोग देख लेते हैं। देखो भाई अगर हम बात करें दुर्बल विद्युत अपघट्टों की मोलर चालकता की गणना करने में, यानी दूसरा इसका कोलराउंस के नियम का अनुप्रयोग है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं इनकी मोलर चालकता की गणना करने में किया जाता है। अब बात ये आती है भाई जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं, अगर हम सोचे कि लाओ दुर्बल विद्युत अपघट्टों की सहायता से इसका मान ज्ञात कर ले, तो ऐसा असंभव है। दुर्बल विद्युत अपघट्टों की मोलर चालकता का मान हम प्रबल विद्युत अपघट्टों की मोलर चालकताओं के मान से हम जो है दुर्बल विद्युत अपघट्टों की मोलर चालकता का मान निकाल सकते हैं। यानी जो हमारे प्रबल विद्युत अपघट्ट के मान होते हैं उन्हीं की सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघट्टों के मोलर चालकता का मान निकाल सकते हैं। तो वही हमने लिखा है कि दुर्बल विद्युत अपघट्टों की मोलर चालकताओं को हम सीधे ज्ञात नहीं कर सकते। यानी अगर आप सोचे कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है इसका मान हम डायरेक्टली निकाल लें तो ऐसा आप नहीं कर पाओगे। तो वही कहा गया अतः इसका मान हम कोलराउंस के नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। यानी दुर्बल विद्युत अपघट्ट का मान सीधे हम नहीं निकाल पाते हैं, तो इसका मान हम ज्ञात करने के लिए कोलराउंस का नियम उपयोग करते हैं। क्या किसका नियम उपयोग करते हैं? कोलराउंस का नियम। और कोलराउंस के नियम का यही अनुप्रयोग है कि कोलराउंस के नियम से किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे ज्ञात करोगे? तो इसका जुगाड़ इन्होंने बताया है कि जैसे मान लीजिए CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है ना, ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। कौन है? दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, यानी एसिटिक एसिड दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो CH3COOH की अनंत तन्यता पर, अब हमें इसके अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का मान निकालना है। तो CH3COOH की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की गणना कैसे करोगे? प्रबल विद्युत अपघट्टों किसकी सहायता से करेंगे? प्रबल विद्युत अपघट्टों, जैसे HCl हमारा अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो प्रबल विद्युत अपघट्ट है। NaCl साल्ट है, ये भी प्रबल विद्युत अपघट्टों से मिलकर आना।
तथा CH3CONA, ये सब आपके परवल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो परवल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं के मान से ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर परवल विद्युत अपघट्यों के मोलर चालकता का मान दिया गया है तो आप कोलराउंस का नियम लगा करके आप दुर्बल विद्युत अपघट्य का मान भी निकाल सकते हो। और अगर डायरेक्टली कहा जाए कि निकाल लो भैया दुर्बल विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता का मान, तो आप अनंत तंत्र पर नहीं निकाल पाओगे, ऐसे नहीं निकाल पाओगे। हाँ, परवल विद्युत अपघट्य की सहायता से आप दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान निकाल सकते हो। समझ में आई बात? कैसे निकाला जाएगा, चलो एक इस उदाहरण को हम और अच्छे समझते हैं। जैसे मान लीजिए भाई आपके पास HCl, NaCl, CH3CONA का मान दिया गया है, तो आपको इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप एक रिएक्शन लिख सकते हो, CH3COONA ले सकते हैं, और इस पर आप HCl का उपयोग करेंगे तो आपका ये बदल जाएगा CH3COOH में CH3COOH और प्लस NaCl बन जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? भाई आपके पास मान किसका है, आपको CH3COOH का मान निकालना है, या NaCl का मान दिया गया है, HCl का मान दिया गया है और CH3CONA का मान दिया गया है। कुछ नहीं करना है, आप इन दोनों का मान जोड़ लीजिएगा, NaCl का घटा देना, आराम से एसिटिक एसिड का मान निकल के आ जाएगा। कैसे निकालोगे? देखो अगर हम बात करें लैम्डा CH3COOH अनंत तंता पर इसकी जो मोलर चालकता होती है भाई, लैम्डा CH3COO नेगेटिव इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा H प्लस चार्ज इनफाइनाइट। भाई इसको तोड़ोगे ऐसे टूटेगा, यह आपका इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लैम्डा CH3COONA इनफाइनाइट की बात करते हैं तो आपका लैम्डा CH3COO नेगेटिव इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा Na प्लस चार्ज इनफाइनाइट, ये आपका इक्वेशन 2 बन जाएगा। समझ में आई बात? इसी तरीके से अगर आप लैम्डा HCl इनफाइनाइट की बात करते हैं तो लैम्डा Cl नेगेटिव इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा H प्लस चार्ज इनफाइनाइट, ये आपका इक्वेशन 3 बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप लैम्डा NaCl इनफाइनाइट की बात करते हैं तब आपका आ जाएगा लैम्डा Cl नेगेटिव इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा Na प्लस चार्ज इनफाइनाइट, ये आपका इक्वेशन 4 बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ लेना है। तो अगर इनको आप जोड़ते हैं तो अतः लैम्डा CH3COO नेगेटिव इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा H प्लस चार्ज इनफाइनाइट बराबर होगा लैम्डा CH3COO नेगेटिव इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा Na प्लस चार्ज इनफाइनाइट, आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस लैम्डा H प्लस चार्ज इनफाइनाइट प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस लगेगा और फिर जो है लैम्डा Na प्लस चार्ज इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट। इस तरीके से भाई आप इसका मान और इसका मान दोनों का जोड़ लेना और इसमें से घटा देना NaCl का मान, आराम से आपको इसका मान देखने को मिल जाए। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या लैम्डा CH3COOH इनफाइनाइट बराबर लैम्डा CH3COO Na इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा HCl इनफाइनाइट और माइनस लैम्डा NaCl इनफाइनाइट। यानी इस तरीके से भाई इसका मान और इसका मान जोड़ लेना और NaCl का घटा देना, आपको ये जो है एसिटिक एसिड का मान निकल के आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आप जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य का मान जो है परवल विद्युत अपघट्यों की सहायता से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा किस तरीके से अनंत तंता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता का मान जो है परवल विद्युत अपघट्य की सहायता से जो है ज्ञात किया जाता है। ये तो मान लीजिए अम्लीय माध्यम में था, ऐसे क्षारीय माध्यम में भी निकाला जाता है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि कोलराउंस का नियम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक न किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।